हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर के 6001 एक हमारे पास सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए कानून की व्याख्या। एलएलबी 3 इयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नया, अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अब तक नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी और ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे इस नंबर 8851450051 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट के साथ एलएलबी की 6 सेमेस्टर की क्लास। देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है विधिक परिकल्पना और उपधारणा में अंतर बताइए। मैं आपको बता दूं कि विधिक परिकल्पना क्या होती है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो हम कोई भी अजम्पशन, कोई बात मान लेते हैं उसे विधिक परिकल्पना कहते हैं। और उपधारणा होती है कि जब तक हमें कोई सबूत ना मिले तो हम उसे कैसे मान ले, वो हो भी सकता है कोई नहीं भी हो सकता। अब चलिए इसमें करते हैं अंतर स्पष्ट। अंतरस्पष्ट के अंदर विधिक कल्पना में किसी तथ्य का मिथ्या अनुमान लगाया जाता है, यानी कि कोई भी जो तथ्य है, कोई भी जो बात है उसका हम गलत अनुमान लगा सकते हैं, झूठा अनुमान लगा सकते हैं और उसके मिथ्यापन की जानकारी होने के बावजूद भी ग्रहण करते हैं। यानी कि हमें पता है कि वो झूठा है पर फिर भी हमें ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि यही विधिक परिकल्पना कहती है। उपधारणा के अंदर कहता है खंडनीय अब उपधारणा के अनुमान में गलत होने का पर तथ्य हावी हो जाता है। देखिए जो उपधारणा, खंडनीय उपधारणा यानी जो भी हमने अनुमान लगाया तो उस पर तथ्य हावी हो जाता है। ऐसी उपधारणा तथ्य के अस्तित्व के अभाव में ग्रहित नहीं कर सकती। मतलब कि अगर आपने कोई तथ्य यानी कि कोई बात नहीं कही तो हम कोई अपने आप से अजम्पशन नहीं लगा सकते। अगर कोई बात ही नहीं है तो आप उसमें अजम्पशन लगा के कैसे उसको गलत साबित कर सकते हैं। तो ये होती है उपधारणा। ये था इसका फर्स्ट अंतस्पष्ट। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है विधिक कल्पना में मिथ्या उपधारणा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। देखिए विधिक कल्पना में यानी कि जो भी हमने लॉफुल कोई भी अजम्पशन मानी है उसमें कोई भी झूठी बात है तो वो अपने आप स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको झूठी मानी है तो वो झूठी है तो झूठी ही सिद्ध हो जाएगी। पर जो कि उपधारणा है, ये विधिक उपधारणा है में यह संदेह पर आधारित होती है, यानी कि हमें कुछ संदेह होता है, यानी कि डाउट होता है कि शायद ये गलत हो सकती है बात जो भी हमने उपधारणा मानी है लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी चीज के लिए, वो गलत भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। तो वो अपने अकॉर्डिंग हमें समय के साथ जब हमें सबूत मिलता है तब साबित होती है। थर्ड आता है अपने पास विधिक कल्पनाएं विद्यमान विधि और वांछनीय परिणाम के बीच अंतराल को भरने के लिए निर्मित की जाती है। यानी कि विधिक कल्पनाएं जो होती हैं, यानी कि जो हमारी लॉफुल अजम्पशंस होती हैं, विद्यमान विधि यानी कि जो भी हम लॉ के आधार पर बात कर रहे हैं, वांछनीय परिणाम और जो वैलिड रिजल्ट आएगा उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम गैप होता है, उसको भरने के लिए हम विधिक परिकल्पना करते हैं। यानी कि कुछ बीच में कोई ऐसी बात झूठी मान लेते हैं ताकि जब तक हमें फाइनल रिजल्ट ना पता लग जाए तो ये उसको पूरा करे। ऐसे ही उपधारणाएं साक्ष्य संबंधी अंतराल को भरने के लिए होती है। यानी कि उपधारणाएं क्या होती हैं, जब तक साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, प्रूफ, जब तक हमें कोई प्रूफ ना मिल जाए, सबूत ना मिल जाए, उसके टाइम गैप को भरने के लिए ये उपधारणाएं की जाती हैं। आगे आता है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ डिफरेंशिएट। अनुमानित तथ्य के सत्य या असत्य होने की जानकारी के बावजूद एक निश्चायक उपधारणा की परिकल्पना है। देखिए कोई भी हमने अनुमान लगाया है उसके सही होने और गलत होने की जानकारी होने के बावजूद भी हमने एक प्रॉपर तरीके की निश्चित उपधारणा को माना है कि हम इसी के वैलिड तरीके से हमने पूरा वाद चलाया है। और एक निश्चयात्मक उपधारणा में केवल वही कल्पना हो सकती है जहां अनुमानित तथ्य के असत्य होने की जानकारी हो, अन्यथा नहीं। यानी कि हमने कोई अनुमानित तथ्य माना कि अगर वो झूठा है हमें पता है तो हम ही तभी उसको उपधारणा को मानेंगे, अगर नहीं मानते तो हमें वो उसको उपधारणा को नहीं ले सकते हम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास विधिक कल्पना में मिथ्या अनुमान जानबूझकर लगाया जाता है। देखिए कोई भी झूठा अनुमान यानी कि कोई भी झूठी असम्पशन हम जानबूझकर मानते हैं ताकि हम आगे उसको सिद्ध कर सके। उपधारणा में मिथ्या अनुमान जानबूझकर नहीं लगा सकता। इसमें हम कोई भी मिथ्या अनुमान जानबूझकर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसमें सबूत ढूंढना होता। अगर हमें समझ सबूत नहीं होता तो हम इसके आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसके अंदर हमारे पास विधिक परिकल्पना और उपधारणा है। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट एक अंतस्पष्ट, महत्वपूर्ण अंतस्पष्ट। अगला अंतस्पष्ट आ जाता है निर्वचन और अर्थान्वयन में अंतर बताइए। देखिए निर्वचन और अर्थान्वयन में अंतर मैं आपको बता दूं। निर्वचन क्या है? न्यायाधीश को निर्वचन करने में तथ्य का वास्तविक अर्थ और विधायी का उद्देश्य खोजना पड़ता है। देखिए न्यायाधीश को निर्वचन करने में तथ्य का वास्तविक अर्थ और विधायी का उद्देश्य खोजना पड़ता है। देखिए यानी कि अगर कोई न्यायाधीश के पास कोई प्लीडिंग कोई भी चीज आती है तो अगर उसके पास कोई भी तथ्य है, अगर उसमें कुछ भी शब्द लिखे हैं तो न्यायाधीश को उसको निर्वचन यानी कि बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बताने के लिए, वास्तविक अर्थ रियल मीनिंग निकालने के लिए उसके उद्देश्य को समझना पड़ता है कि ऐसा क्यों लिखा गया है। जबकि अर्थान्वयन की प्रक्रिया में शब्द का अर्थ खोजना पड़ता है, यानी कि जो शब्द लिखे हैं जो उनका अर्थ खोजो ताकि उस स्थिति का निपटारा हो सके जो स्थिति विधायन बनाते समय उत्पन्न नहीं हुई थी। देखिए अर्थान्वयन में क्या होता है कि कुछ नए नए शब्द आ जाते हैं, ये
वो शब्द होते हैं जो कि हमने जब विधि बन रही थी, विधि का मतलब होता है जब कानून या लॉ बन रहा था तब ये शब्द प्रोसेस में नहीं थे, मतलब कि तब ये शब्द मतलब जहन में नहीं थे लोगों के, पर अब आ चुके हैं, तो अब उसका प्रॉपर हमें मतलब ढूंढना पड़ता है ताकि हम इसके किसी भी स्थिति का निपटारा कर सके। अगला इसमें अंतर स्पष्ट आता है, यदि किसी परिनियम के शब्द स्पष्ट या तर्कसंगत हैं तो निर्वचन का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, अगर आपने लिखा है और जो भी हमने शब्द लिखे हैं वो बिल्कुल तर्कसंगत है, यानी वैलिड है, यानी कि लिखे हुए पत्र से, बाध्य पत्र या फिर रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड है या तर्क से रिलेटेड है, तो उसका निर्वचन करने का मतलब ही नहीं होता, मतलब कि उसको एक्सप्लेनेशन देने की मतलब ही नहीं होती। पर 98 के अंदर यदि शब्द अर्थ निरर्थक हो तो न्यायालय अपनी ओर से लिख देना पड़ता है। देखो, यदि जो भी शब्द 98 के अंदर लिखे यानी कि वो शब्द वैलिड नहीं है, कोई मतलब कोई काम के नहीं है, तो न्यायालय अपनी तरफ से उन शब्दों को लिख सकता है। आगे बात आती है यहां पर, निर्वचन में शाब्दिक तथा साधारण अर्थ लिया जाता है, यानी कि निर्वचन के अंदर जो शब्द होते हैं और उनमें बिल्कुल साधारण अर्थ लिया जाता है, मेरे को सिंपल मीनिंग से, ताकि हम जो भी डिफेंडेंट प्लेंटिफ्स को अच्छी तरह से समझा सके कि इसका मीनिंग क्या है, और जो भी व्यक्ति है ताकि सारे उस बात को समझ सके। इसके बाद कभी कभी शाब्दिक अर्थान्वयन में असंगत तथा न्यायपूर्ण परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। देखिए, कभी कभी शाब्दिक अर्थान्वयन के, यानी कि अर्थान्वयन के अंदर जो भी असंगत या न्यायपूर्ण शब्द होते हैं उनके परिणाम भी मतलब कि दृष्टिगोचर होते हैं, उनको देखना पड़ता है कि मतलब कि फाइनली वो जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग नहीं आते, क्योंकि वो शब्द जो होते हैं वो असंगत और अन्यायपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ आता है हमारे पास, निर्वचन में विधायी का आशय प्रमुख होता है। देखिए, निर्वचन में क्या होता है, जो भी कानून है उसका एम यानी कि उसका जो भी आशय है, क्या बोलना चाहता है, वो मेन होता है, क्या बताना चाहता है। जबकि परिनियम को हम अर्थान्वयन भी बोलते हैं। परिनियम में परिभाषित शब्द का वास्तविक अर्थ देखना पड़ता है। देखिए, परिनियम में जो भी शब्द लिखा है उसका रियल मीनिंग क्या है, अगर नहीं है तो फिर न्यायालय अपने पास से दे देगा ना। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट इसका अंतरस्पष्ट, तर्कसंगत निर्वचन का महत्व, क्योंकि उसे परिनियम के पूरे वाक्य की भाषा को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, जो तर्कसंगत निर्वचन का महत्व है, देखिए तर्कसंगत यानी कि बात वैलिडिटी से लिखी हो तभी निर्वचन किया जा सकता है, क्योंकि उससे ही पूरे वाक्य की भाषा को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। जबकि अर्थान्वयन में संपूर्ण अधिनियम के संदर्भ में अर्थ लिया जाता है, यानी कि पूरे नोट को, यानी कि पूरा जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके संदर्भ में एक छोटी सी बात अर्थ लिया जाता है कि हाँ भाई, ये लेटर के अंदर क्या बात बोली गई है और इसका रिजल्ट ये है। तो ये था अंतरस्पष्ट हमारा निर्वचन और अर्थान्वयन के, और इससे पहले मैं आपको भी एक अंतरस्पष्ट करा चुका हूं। ये दोनों अंतरस्पष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं। आई होप अगर आपने मेरा चैनल अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।